प्रणाम गुरुजी। नमो नमो प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, नमो प्रणाम गुरुजी, नमो। नमो नमो। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरुजी। नमो प्रणाम गुरुजी। रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सब्बसाहूणम, यशो पंचन मुक्कारो सब्ब पापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठवम हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्यसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण, और इस चतुर्थ प्रकरण में हम अभ्यास कर रहे हैं समास प्रकरण का। तो चलिए आगे समास प्रकरण में जो है उसी समास प्रकरण के यहाँ पर जो हम सहार्थ बहुब्री जो देख रहे थे, अब सहार्थ बहुब्री यहाँ पर अगर देखा जाए कि सहार्थ बहुब्री में जैसे कि सह अव्यय के साथ कोई भी नाम जो है कि वो सह अव्यय के साथ जो है कि सह अव्यय के साथ जुड़कर, और सह अव्यय जिस नाम के साथ लगता है उस नाम को कौन सी विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं? उसे तृतीया कौन से? तृतीया विभक्ति, तृतीया। तृतीया। उसे कौन से? उसे तृतीया विभक्ति के प्रत्यय होती है। सही बात है कि सहार्थ, तो यहाँ पर सहार्थ बहुब्री है। तो ये जैसे नय बहुब्री हम लोग देखे थे कि नय अव्यय के साथ करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो सह अव्यय के साथ, ये जो है कि सह अव्यय के साथ ये समास यहाँ पर करेंगे। और सहार्थ बहुब्री में मुख्यतः उसी प्रकार से हैं। अगर इसका अगर देखा जाए कि सहार्थ बहुब्री में क्या करना है, तो यहां पर बताया गया है कि सहार्थ बहुब्री में कि तृतीयांत नाम के साथ सह अव्यय समास पाता है तो उसे सहार्थ बहुब्री समास कहते हैं। तृतीयांत नाम अर्थात जिसके अंत में तृतीया विभक्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तृतीयांत नाम कहा जाता है। तो ऐसे तृतीयांत नाम के साथ सह अव्यय ये मुख्य है। यहां पर तृतीयांत नाम के साथ सह अव्यय जब समास पाता है तो उस समास को यहां पर बहुब्री समास के स्वरूप में होता है। और ये बहुब्री समास, तृतीयांत नाम बहुब्री समास है, अर्थात अन्य पद की यहां पर विशेषता है। तो उसी प्रकार यहां भी अन्य पद की विशेषता देखेंगे, लेकिन साथ साथ में कुछ इसके विशेष कुछ नियम है। जैसे कि प्रथम नंबर कि इस समास में सह अव्यय का विकल्प से क्या हो जाता है? स हो जाता है। अर्थात जहां विकल्प शब्द लिखा हो, विकल्प शब्द हो, इसका मतलब उस समय समासिक पद 2 प्रकार के बनेगा। एक सह का अगर सह ही रखें, सह का यहां पर सह ही रखेंगे, दूसरा सह के बदले हम क्या करेंगे? स करेंगे। इसलिए यहां पर इस तरह से 2 प्रकार के पुष्प, जैसे कि उदाहरण में आएगा अभी, एक प्रथम नंबर के सह पुष्प, और दूसरा अगर देखा जाए तो स पुष्प। तो ये दोनों सहार्थ बहुब्री समास है। ये दोनों अगर देखा जाए कि ये दोनों सहार्थ बहुब्री है, दोनों जो यहां पर लिखा गया सह पुष्प या तो सपुष्प, सह पुष्प या सपुष्प दोनों ही सार, क्योंकि ये सह अव्यय, क्योंकि एक बार क्या बोला गया है कि सह अव्यय जो है कि ये समास में सह अव्यय का विकल्प से स होता है, इसका विकल्प से स करना है। एक बार सह का सह रखेंगे, दूसरी बार सह का क्या कर देंगे? श कर देंगे। तब यहां पर ये 2 तरह से होता है।
दूसरा नंबर नियम अगर देखें तो दूसरा नंबर नियम में हुई है कि उत्तर पद में अकारांत शब्द हो और समास का विशेष्य कोई स्त्रीलिंग हो तो सामासिक शब्द जो कि आगे हम लोग देख चुके हैं, अकारांत वाला हो तो उसकी स्त्रीलिंग में बनाना हो, स्त्रीलिंग का विशेषण करना हो तो अकारांत को स्त्रीलिंग करने के लिए सामान्यतः स्त्रीलिंग करने कोई भी नाम का स्त्रीलिंग जो है वो दो तरह से कर सकते हैं। प्रथम नंबर क्या लगता है उसमें, आप जोड़कर, और दूसरा इंगी जोड़कर। इंगी 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 प्रत्यय, ठीक है, इंगी। तो सामान्यतः अकारांत वाले जितने भी स्त्रीलिंग करना है उसमें क्या जोड़ते हैं, अगर अकारांत हो तो वहां पर आप जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है वहां पर, आप। तो आप जोड़ने के बाद वो नाम आकारांत स्त्रीलिंग की तरह हो जाता है। और आकारांत स्त्रीलिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है आकारांत स्त्रीलिंग नाम में, माला है कि माला। नहीं, माला, गंगा, सीता, कूपिका, कुंचिका, जितने भी आकारांत नाम है वो सारे कैसे, वो ऐसे आकारांत की तरह, इसीलिए यहां पर बोला गया उसके बाद इसे मालावत रूप होता है। तो माला का रूप तो याद रखना चाहिए, है कि नहीं, माला का रूप याद है ना, है गुरुदेव, है। तो ये माला का रूप याद 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 रखना चाहिए, उस तरह से होता है। अगर उत्तर पद में आकारांत हो और कोई पुल्लिंग का विशेषण हो या तो कोई नपुंसक लिंग का विशेषण हो तब क्या करना होता है, पूर्वतन पाठ में हम लोग देख चुके हैं, क्या करना है, आ का क्या हो जाएगा, आ का चेंज होकर अ हो जाएगा, सही है, आ का चेंज होकर वहां पर अ होता है। और अ के बाद अगर वो पुल्लिंग का विशेषण है तो बालक की तरह अथवा जीनवत, या तो नपुंसक लिंग का विशेषण हो तो कमल की तरह होता है, यानी देव और कमलवत होता है, वहां पर कमल नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कमल की तरह वो होता है। उसी प्रकार हर्ष इकारांत नाम हो तो वह पूर्व में जो देख चुके हैं, हर्ष इकारांत का पुल्लिंग हो और उसका कोई स्त्रीलिंग बनाना हो तो जैसे पुल्लिंग शब्द हो स्त्रीलिंग में ले जाना है तो मति की तरह होगा। ठीक है, ह्रस्व उकारांत हो स्त्रीलिंग का बनाना हो तो फिर धेनु की तरह होगा। ठीक है, दीर्घ इकारांत वाला हो उसको पुल्लिंग करना हो तो उसमें तो तीनों तीन क लगाकर हम बना सकते हैं, जो कि पूर्व के पाठ में बना यहाँ पर किए हैं। तो इसी का उदाहरण अब यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से सहार्थ बहुब्री के भी ग्रह सिर्फ इतना चेंज किए यहाँ पर कि सह प्लस तृतीयांत नाम, क्या लाए हैं यहाँ पर, सह प्लस तृतीयांत नाम, क्योंकि तृतीयांत नाम को हमेशा कौन सी विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, यानी सह अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति, तृतीयांत नाम ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सह प्लस तृतीयांत नाम करना है, बाकी तो उसके अनुसार ही है। विशेष अनुसार वृत्त धातु का रूप, अर्थात यहां पर हम देखेंगे कि ये विशेष्य किस अनुसार है, ये विशेष्य जो है ये विशेष्य किस भांति है, ये विशेष्य कैसे हैं, ये विशेष्य कैसे हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उसकी तरह यहां पर अगर देखा जाए तो उस तरह से उसका हम यहां पर रूप लगाएंगे, किसमें, तो यहां पर वृत्त धातु का रूप लगाएंगे। वृत्त धातु कौन से गण में आता है, वृत्त धातु पहले गण में, पहले गण का धातु है, वृत्त धातु पहले गण का है, परस्मैपदी, आत्मनिपदी, उभयपदी, आत्मनिपदी। कैसे है, आत्मनिपदी, उभयपदी नहीं है, ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत ये वृत्त धातु का, तो इसमें पूरा के पूरा वृत्त धातु का ही रूप होगा। जैसे कि नई बहुब्री बनाए थे उस समय अस धातु का प्रयोग करते थे अथवा तो विद धातु का प्रयोग करते थे, लेकिन यहां पर सिर्फ सहार्थ बहुब्री में किसका प्रयोग होगा, मात्र और मात्र वृत्त धातु का ही प्रयोग करना है, और वो भी किसके तरह, तो ये अन्य पद के अनुसार, किसके अनुसार, अन्य पद जो विशेष्य है उसके अनुसार, अर्थात वो एक वचन तो वो एक वचन में आएगा। और विशेष बात यह है इसका रूप हमेशा अन्य पुरुष में ही होगा, किसमें होगा, अन्य पुरुष, अर्थात अन्य पुरुष एक वचन हो तो फिर क्या करेंगे, वर्तते, द्विवचन हो तो वर्तेते, और बहुवचन हो तो
बर्तनते। बर्तनते। इतना हमें इसमें ध्यान रखना है, अन्य पुरुष जो है कि अन्य पुरुष का ही इसका रूप होगा। अर्थात बर्तते, बर्तेते, बर्तनते एक वचन हो तो बर्तते, द्विवचन हो तो बर्तेते और बहुवचन हो तो बर्तेन्ते। तो बाकी का जो है तो वो तो वही है। यद सर्वनाम का जो रूप है इसमें प्रथमा का ही रूप लगेगा। अब तक यद सर्वनाम का द्वितीया से लेकर कहां तक लगाते थे? षष्ठी तक, सप्तमी। पीछे सप्तमी तक, द्वितीया से सप्तमी तक था। लेकिन सहार्थ बहुब्री में किसका लगेगा? यद सर्वनाम का प्रथमा का ही लगेगा। अर्थात प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों तीन लिंग में हो सकता है। पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। इसीलिए यद सर्वनाम का रूप हमें कितना रूप याद रखना है? टोटल 9 रूप याद रखना है ना। पुल्लिंग के 3, स्त्रीलिंग के 3 और नपुंसकलिंग के 3। तो पुल्लिंग के 3 कौन कौन से हैं? एक वचन क्या होगा पुल्लिंग में? यह। द्विवचने यो और बहुवचने ये। स्त्रीलिंग अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? या, ये, यहाँ। और नपुंसकलिंग अगर देखा जाए तो नपुंसकलिंग में क्या होगा? यद, ये और यानी। यानी ये तीनों रूप हमें याद रखना है। पुल्लिंग के 3, नपुंसकलिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 3। पुल्लिंग में यह, यो, ये। स्त्रीलिंग में अगर देखा जाए यो, ये, या, ये, याहा। और स्त्री और नपुंसकलिंग हो तो क्या होगा? यद, ये, यानी। यानी ये मात्र प्रथमा का ही। प्रथमा का मतलब ऐसे नहीं समझना है कि उसको पुल्लिंग ही लगाना है। तो उसको किसके अनुसार? तो वो जो है फिर से एक बार ये विशेष अनुसार जो है ये विशेष अनुसार है। अगर वो पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग के अनुसार लगाएंगे, नपुंसकलिंग हो तो फिर नपुंसकलिंग अनुसार लगाएंगे, स्त्रीलिंग हो तब क्या करेंगे? स्त्रीलिंग अनुसार लगाएंगे। तो इस प्रकार ये रूप होता है। और यहां पर तद सर्वनाम का तो कौन सा? ये प्रथमा विभक्ति पहले से ही लगता था, वो भी प्रथमा विभक्ति ही लगेगा, और कुछ इसमें विशेषता नहीं है। तो देखिए, चलिए अब यहां पर हम लोग समास यहां पर देख लेते हैं। प्रथम नंबर जो समास है वो समास कौन सा समास है? सह पुष्पः। जैसे अभी अभी देखिए, सह पुष्पः। अब यहां पर एक वचन भी ले सकते, द्विवचन भी ले सकते, बहुवचन भी ले सकते। मुख्य बात यह है कि पुष्प शब्द, जो पुष्प शब्द है वो कौन से लिंग में है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या यहाँ पर तो फिर नपुंसकलिंग में पुष्पः आता है रूप में? नहीं आता है। नहीं आता है ना। फिर भी किया गया, क्यों? क्योंकि इसका विशेषण, इसका विशेषण जो है वो क्या है? किसके अनुसार है? बालः। क्योंकि बहुब्रीहि समास हमेशा अन्य पद की विशेष, अन्य पद के अनुसार ही चलता है, अन्य पद की मुख्यता के अनुसार ही है, अन्य पद प्रधान है। इसलिए यहाँ पर बालः प्रधान है, इसीलिए इसका लिंग बदल गया। इसलिए ये पुल्लिंग था, ये नपुंसकलिंग था, क्या बन गया? पुल्लिंग स्वरूप में बन गया है। ठीक है, इसलिए इस पे पुष्प हो चुका है। कितने? तो बालक एक है, इसलिए यहाँ पर पुष्प एक किया गया। अब इसको आगे हम यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों तीन लिया जा सकता है। चूंकि स्टार्टिंग है तो एक वचन से स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर एक वचन से स्टार्ट किए कि पुष्पेण। क्यों पुष्पेण? लगाना है। सहार्थ बहुब्री में सह नाम के साथ क्या लगता है? तृतीया। तो किसको लगाना है? तो जिसका समास हो रहा है। तो समास में इसमें किसका सह के साथ किसका समास हो रहा है? पुष्प का। पुष्प। इसीलिए पुष्प को तृतीया करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किया जा सकता है। अब एक वचन यहां पर दिया गया है कि सह पुष्पेन। ठीक है, या तो इसको बहुवचन भी कर सकते हैं।
क्या किया जा सकता है बहुवचन हो अगर करे तो पुष्पैः सह पुष्पैः पुष्पैः। द्विवचन करे तो सह पुष्प पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम। इसका पुष्पाभ्याम। मतलब इतना लेट लग रहा है, इसका मतलब पुष्प का रूप बाष्पीभूत हो चुका है। देखिए इस प्रकार से, क्योंकि ये तो हम द्वितीय पाठ में पढ़ चुके हैं ना, पुष्प का रूप आ चुका है कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ, तो फिर याद तो रखना चाहिए। गुरुजी वो दूसरे द्वितीय निकल गई मुंह से तृतीया की जगह। याद रहना चाहिए, इसीलिए तो आप सबको किस तरह से याद करवाया था। कर्ता एक वचने, कर्ता द्विवचने, कर्ता बहुवचने, उसी प्रकार इसको कारण एक वचने, कारण द्विवचने, कारण बहुवचने, ताकि जल्दी याद रह जाए। बाकी तो ऐसे भी कर सकते थे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पे, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, ऐसे भी कर सकते थे ना। जी गुरुजी। लेकिन नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि ताकि याद रखे कि तृतीय सह अव्यय के साथ तृतीया, तो तृतीया एक वचन में पुष्पेण ही होता है, द्विवचने पुष्पाभ्याम होता है, बहुवचन में पुष्पे ही होता है। तो वो एक वचन द्विवचन बहुवचन इसलिए करवाया था। इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये सहार्थ बहुब्रीय तृतीयांत के अनुसार ही चलेगा। जी इसीलिए यहां पर देखिए, अब एक पुष्प के साथ हो तो पुष्पेन सह हम लिखेंगे। अब दूसरी ये बात है कि सह को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। सह पुष्पेन भी लिखा जा सकता है, अथवा तो पुष्पेण सह भी हम लिख सकते हैं। वो कोई ये नहीं है कि ऐसे ही आगे सह लिखना है, लेकिन ये रूल बनाने के लिए इस प्रकार से किए हैं। सह पुष्पेन वर्तते। क्यों वर्तते? क्योंकि यहां पर विशेष्य एक वचन में है। एक वचन है कि नहीं विशेष्य? बालः कौन से वचन में है? एक वचन। एक एक वचन। वचन। इसीलिए यहां पर क्या किए? वर्तते। वर्तते। ठीक है। अगर यहां पर बहुवचन होता तो फिर यहां पर क्या करते? वर्तन्ते वर्तन्ते वर्ते। करते। सही है। यहां पर एक वचन है, इसीलिए यहां पर एक वचन लिखा गया है। ठीक है। और अन्य पुरुष कौन? तो बालक अन्य पुरुष है, इसीलिए ये अन्य पुरुष एक वचन में लिखा गया है, वर्तते। यानी सह पुष्पेन वर्तते। अब बोला गया यद का हमेशा प्रथमा का ही रूप लगेगा, लेकिन किसका प्रथमा? ये प्रश्न आ जाता है कि किसका प्रथमा करे, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का। तो उस समय अन्य पद हमें देखना है। अन्य पद क्या है? पुल्लिंग है। अन्य पद पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग प्रथमा यद सर्वनाम का पुल्लिंग प्रथमा में क्या आता है? यह। और फिर तद सर्वनाम का पुल्लिंग सह इति क्या हो जाएगा? सह पुष्प, अथवा तो सपुष्प बालः। क्लियर यहां तक? या किसी को कोई प्रश्न है इसमें? प्रश्न करवाना था गुरुजी प्रश्न तो नहीं है, पर ये जो हमारे पास बुक है सर, उसमें मिस प्रिंटिंग है, उसमें पुष्पे ही लिखा हुआ है। हाँ, सभा पुष्प ही लिखा हुआ है। पुष्पेज तो से मुझे पुष्पे हाँ, कर तो लिया। मैं अभी अभी आप लोग से क्या बोला मैंने? गुरुजी प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअल में वो। हाँ जी, नहीं ओके, है। उसको सुधार यही लीजिएगा। है। अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये तीनों तीन हम कर सकते हैं ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन कर सकते हैं ना। गुरुजी कर तो नहीं गुरुजी, मिस्टेक नहीं है गुरुजी, उसमें पुष्पे ही नहीं बराबर ही। गुरुजी कर तो सकते हैं, लेकिन गुरुजी आगे वर्तते लिखा है, यह लिखा है, सह लिखा है, तो ये सब गुरुजी एक वचन के रूप हैं। तो फिर वहां पे पुष्पे नहीं करना होगा ना गुरुजी, यहाँ पुष्पे ही थोड़ी होगा। क्रियापद किसके अनुसार चलता है? क्रियापद गुरुजी बाला के हिसाब से चलेगा। पुष्प ही तो हो ही सकता है, क्या जिसका दिक्कत? एक मिनट, जिसका प्रश्न हो उसे पूछने दीजिए। क्रियापद किसके अनुसार चलता है? कर्तरी क्रियापद प्रयोग गुरुजी में। कर्तरी प्रयोग में कर्म के हिसाब से, मिच्छा भी तो क्रम गुरुजी कर्ता के हिसाब से। कर्ता के हिसाब से। कर्ता को कौन सी जी। विभक्ति? कर्ता को गुरुजी तृतीया।
फिर से बोले, जिसका प्रश्न है Just a उसे minute. जवाब दे देने दीजिए। हाँ मिच्छामि दुक्कडम। गुरुजी, कर्ता को कौन सी विभक्ति? यहाँ पे गुरुजी कर्ता को तृतीय विभक्ति है ना गुरुजी? कर्ता को कौन सी विभक्ति लगती है? अच्छा, कर्ता को तो प्रथमा विभक्ति लगती है गुरुजी, प्रथमा विभक्ति। और क्रियापद किसके अनुसार चलता है? कर्ता के अनुसार। कर्ता के हिसाब से। जी गुरुजी। तो यहाँ पर ठीक है पुष्पे, पुष्पेन, पुष्पाभ्याम कौन सी विभक्ति आती है? गुरुजी, ये तो तृतीय विभक्ति हुई ना? तो फिर तो ये इन दोनों के बीच कोई संबंध है? नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर एक वचन लिखे, दो द्विवचन लिखे, बहुवचन में लिखे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो गुरुजी यदि पुष्पे ही है तो भी चलेगा और पुष्पेण है तो भी चलेगा। ओके, हाँ, मैंने ठीक है पहले ही बोल दिया ठीक है। कि ये जो है किसके अनुसार? अन्य पद के अनुसार देखना है। जी गुरुजी, ठीक है। स्टार्टिंग में अभी ठीक क्लियर किए थे ना कि ये हाँ रूप गुरुजी। जो है ये किसके अनुसार? ये अन्य पद के अनुसार देखना है। ठीक है What जी। answer? क्लियर हो गया ना कि क्यों नहीं किया? यहाँ पर वर्त एक जी। वचन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए कि पुष्पे न है इसलिए वर्तते किया, ऐसे नहीं है, क्योंकि उस हाँ तृतीया विभक्ति के साथ कोई क्रियापद का कोई संबंध होता ही नहीं है। कभी होता है? नहीं, नहीं होता है। कि डायरेक्ट संबंध किसके साथ होता है? कर्ता के साथ होता है। ये तो उस हाँ। समय कर्ता जो क्या होता है वो सामासिक पद के स्वरूप में अथवा अन्य पद जो होता है वो कर्ता के स्वरूप में होता है। उसको देखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। अच्छा, तो गुरुजी यहाँ पे बालक को देखना है। ओके हाँ, क्लियर हुआ अब? जी गुरुजी, ओके। क्लियर। अब यहाँ पर जो है कि इसी को हम ये हमारे अनुसार है किस तरह से कर सकते हैं। एक पुष्प के साथ है, दो पुष्पों के साथ है, कि इधर बहुत सारे पुष्पों के साथ है, वो हम किस अनुसार से लिख रहे हैं अथवा किस अनुसार से वहां पर वो दिखाई दे रहा है, वहां पर संबंध आगे पीछे क्या है उसको वहां देखना होगा। तो गुरुजी यहाँ पे सभी जगह जैसे यहाँ फलई लिखा है तो यहाँ पे फलई की जगह भी गुरुजी आप फलम लिखिए, बहुवचन फला तो नहीं हो लिखिए, जाता फले है। लिखिए, कोई यहाँ मिच्छा नुक्रम, चलेगा। फलाभ्याम लिखिए या तो फलाभ्याम। फले न लिखिए, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। जी गुरुजी, ठीक गुरुजी, क्लियर? धन्यवाद। जी ओके, तो चलिए यहां तक क्लियर। यहां तक कोई और किसी कोई प्रश्न एक में अगर समझ में आ जाए तो बाकी उदाहरण एकदम इजी हो जाएगा। प्रश्न है अभी तक और कुछ इसमें? नहीं गुरुजी, क्लियर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट दूसरा जो है, दूसरा किसका विशेषण बन रहा है? यहां पर द्वितीय नंबर में अगर देखा जाए दूसरा किसका विशेषण बन रहा है? वृक्षाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? बहुवचन है, सही है। यहाँ पर वृक्षाः बहुवचन है। और यहाँ पर क्या है कि फल, मूल शब्द क्या है? फल है ना, फल शब्द है, लेकिन यहाँ पर फलाहा किए हैं। और फल शब्द नपुंसकलिंग है कि नहीं? नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग है, फल शब्द नपुंसकलिंग है। तो इसका क्या करेंगे? तो देखिए इसमें कोई एक फल के लिए कि वृक्ष जो है, वृक्ष में कभी तो एक फल तो होते नहीं, बहुत सारे ही फल होते हैं, तो उसी के कारण यहाँ पर हम इसको बहुवचन कर दिए। क्या कर दिए हैं यहाँ पर? बहुवचन। इसको हम एक वचन में लिखना हो तो लिख सकते हैं, द्विवचन में लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत विवेक का प्रयोग इत्यादि करके इसको कौन से बहुवचन में कर दें, इसलिए सह फलई। अब इसको आप सबको ऐसे लगता होगा कि ऊपर पुष्पे न था इसलिए यहाँ पर वर्तते लिखा गया था, यहाँ पर फलई है इसलिए इस पर वर्तन्ते लिखा जाता है। ऐसे नहीं है, क्योंकि क्रियापद हमेशा किसको अनुसरण करता है? कर्तरी प्रयोग में हमेशा कर्ता को अनुसरण करता है। और कर्ता को कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमांत। इसीलिए प्रथमांत कहाँ है? तो ये सारे प्रथमांत है नहीं, ये सारे प्रथमांत, तो ये सारे जो प्रथमांत है इसके अनुसार वो क्रियापद लगने वाला है, इसीलिए इसको इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो चलिए सह फले वर्तन्ते। क्यों वर्तन्ते? तो क्योंकि यहां पर वृक्षाः बहुवचन है,
अतः इसमें क्या हुआ है, वर्तन्ते। क्लियर यहां तक? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब क्या है कि यद तद का नाम प्रथमा का ही लगेगा, ठीक है। तब अब प्रथमा यहां पर ये बहुवचन है, तो इसमें यद सर्वनाम का पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन क्या होता है, ये। तद का ते, और कुछ करना ही नहीं है। सबसे इजी सहार्थ बहुब्री सबसे इजी है। और यहां पर दो दो समास होता है, एक बार सह के साथ लगकर होता है और सह का विकल्प से क्या लगता है, स लगता है, ठीक है। यहां पर वृक्षाहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, फलाहा हो जाएगा। फलम फले फलह फलो फलाहा, इसलिए यहां पर दोनों जगह फलाहा हो चुका है, ठीक है। तीसरा नंबर 3 क्या है, इस पर पुष्पम, पुष्प का विशेषण है। किसका है यहां पर, सहकंटकम अथवा सकंटकम, सहकंटकम अथवा शकंटकम। तो यहां पर करेंगे कि कंटक शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसको तृतीया करेंगे तो वही होगा सहकंटकेन वर्तते, सहकंटकेन वर्तते यद। यहां पर यद क्यों लगाया, पुष्पम है इसलिए। पुष्पम नपुंसकलिंग है इसलिए यद लगा यहां पर। दूसरा प्रश्न, यहां पर वर्तते क्यों आया, पुष्पम एक ही है ना इसलिए। पुष्पम एक वचन है इसलिए यहां पर क्या आया, वर्तते आया, ठीक है। तो इसीलिए बस इतना ही ध्यान रखना है, और कुछ नहीं इसमें ध्यान नहीं रखना है। यद और तद जो है, तद सर्वनाम का एक वचन में क्या आता है, तद आता है, इसलिए सहकंटकम अथवा तो सकंटकम पुष्पम, ठीक है। तीसरा क्या है, यहां पर छात्र, और यहां पर क्या लिखा गया है, ये सहाग्य, क्या लिखा गया है, सहाग्य, सहाग्य, ठीक है। मूल शब्द क्या है इसका, आज्ञा। हाँ, यही तकलीफ कर देते हैं। आज्ञा। किसने किसने आज्ञा बोला, गुरुजी मैंने बोला था। आप प्रैक्टिस बुक लेकर बैठे हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस बुक सामने है कि नहीं है गुरुजी। है, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है, क्या है, आज्ञा शब्द नहीं है कहीं, आज्ञा शब्द है। अब प्रश्न है क्या आज्ञा का आज्ञा क्यों हो गया, क्योंकि विशेषण किसका पुल्लिंग है है, इसलिए। पुल्लिंग का विशेषण है, इसलिए आ का अ किया और क्या हुआ, असहाज्ञ, यानी आज्ञा हो चुका है, एक वचन है इसलिए आज्ञा किया गया। मेरा यहाँ खड़ा होने का अर्थ यही था कि आगे वाला जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं कि दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, गुरुजी। यही था, क्योंकि यहाँ तो लिखा ही गया था सह आज्ञया, लिखा गया ना, तो ये था कि सह आज्ञया वर्तते। यहाँ पर फिर एक बार वर्तते क्यों हुआ है, वर्तते छात्र छात्र एक वचन है, क्या है, छात्र एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर वर्तते किया गया। वर्तते यह सह क्यों, क्योंकि छात्र पुल्लिंग है इसलिए यह, और छात्र यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए सह, इति सह सहाज्ञ अथवा तो साज्ञ। तीसरा उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि बाला स्त्रीलिंग का है, और यहाँ पर वस्त्रा मूल शब्द क्या है, वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, कैसे है, नपुंसकलिंग। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, सह वस्त्रेण वर्तते। अब यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न, वर्तते क्यों किया गया, एक बाला एक वचन है, सही है, बाला एक वचन है नपुंसक स्त्रीलिंग में, किसमें, स्त्रीलिंग है, माला की भांति, तो बाला स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर वर्तते हुआ। और यद सर्वनाम का फिर से यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप किया एक वचन में, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, या। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा, इति क्या होगा, सहवस्त्रा अथवा तो सवस्त्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए तड़ागह किसका विशेषण है, त्वड़ागह, और यहाँ पर क्या है, ये सवारी, तो बारी शब्द कैसे है, नपुंसकलिंग है, ये बारी शब्द नपुंसकलिंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो फिर विसर्ग तो नहीं आता है, क्यों यहाँ पर विसर्ग क्यों किया गया, मुनि के तड़ाग हाँ, तड़ाग पुल्लिंग है, क्या है, तड़ाग
पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में ह्रस्व इकारांत का रूप किसके अनुसार चलता है? मुनि की तरह चलता है, इसलिए मुनि ही, इसलिए वारी ही किया गया। मुख्य स्वरूप में अगर वारी का रूप देखे तो क्या आता है? वारी, वारिणी, वारिणी, ऐसे रूप आता है, कभी विसर्ग नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर विसर्ग जो दिया गया है उसके पीछे कारण है कि ये पुल्लिंग का विशेषण बन रहा है और वो मुनि की तरह चलेगा। अब यहाँ पर देखिए सह के साथ यहाँ पर क्या लिखा है? वारिणा, क्यों वारिणा? तृतीया विभक्ति तृतीया है, वारी का तृतीया करेंगे, एक वचन में क्या आता है? वारिणा आता है। आगे वो सबके सब अकारांत था, और ये आज्ञा एक आकारांत था, बाकी सारे क्या था? अकारांत था, इसलिए सबको सब ऐसे नहीं समझे। कौन सा रूप बोलेंगे अब? क्योंकि बाले न, ए और न तो यहाँ तो कभी होता ही नहीं, इसलिए बारी शब्द का तृतीया एक वचन क्या होता है? बारीना। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? सह बारीना वर्तते, यह सह इति क्या हुआ? सहबारी, सवारी, तड़ागः। क्लियर? यहाँ पर सहार्थ बहुब्री, जी गुरुजी। सहार्थ जी बहुब्री गुरुजी। में और बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे हम लोग मध्यमा में देखेंगे। जब मध्यमा का अभ्यास करेंगे तब मध्यमा समास में और बहुत सारे समास क्लियर करते जाएंगे। इसका ही कुछ उदाहरण आप सबको दिया गया होगा, आप सब कर लेंगे कि कराना पड़ेगा? कर लेंगे गुरुजी। एकदम इजी है, कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सह के साथ तृतीयांत लम लिखना है। आगे इसको देखना है कि ये एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो उसके अनुसार यहाँ पर क्रियापद में एक वचन द्विवचन बहुवचन करना है। इसको फिर से देखना है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एक वचन द्विवचन है बहुवचन है, उसके अनुसार इसका और इसका रूप लिखना है। और क्या है इसमें? है कुछ इसमें? इजी है गुरुजी, हो जाएगा ना? हो जाएगा। जी गुरुजी। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करवा देंगे, ठीक है? ट्राई कीजिएगा, जो उदाहरण दिया गया है उसको पूरा के पूरा, लगभग 7-8 उदाहरण की, उससे ज्यादा उदाहरण होगा, उस उदाहरण को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद अंतिम समास जो है वो समास यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, जिस समास का नाम क्या है? अव्ययी। अव्ययी भाव समास। ये समास नित्य समास है। हम बताए थे कि ये समास नित्य समास, क्योंकि समास के प्रथम 4 प्रकार, कौन से 4 प्रकार? प्रथम नंबर लुप्त समास, द्वितीय नंबर में अलुप्त समास, तृतीय नंबर में नित्य समास, और चतुर्थ नंबर में क्या था? अनित्य समास। तो इसमें नित्य समास वाला जो देखे थे कि नित्य समास अव्ययी भाव समास में आता है, अर्थात ये हमेशा पूर्व पद में क्या होगा? तो पूर्व पद में इसका अव्ययी होगा सामान्यतः, अभी के लिए है। जब मध्यमा में देखेंगे तब इसकी व्याख्या अलग करेंगे, लेकिन अभी के लिए जिसका पूर्व पद में क्या होगा? पूर्व पद में अव्ययी नाम होगा, और वो अव्ययी नाम के साथ सामासिक पद बनेगा। लेकिन जब उसका विग्रह किया जाए तो विग्रह करते समय उस अव्यय के जो अर्थ होता है, उस अर्थ के अनुसार जो कोई शब्द आता है उस शब्द का प्रयोग करके उसका विग्रह करते हैं। इस प्रकार का जो समास है वो समास कौन से समास होता है? अव्ययी भाव समास। कि भिन्न भिन्न अर्थ में रहे हुए अव्यय अपर नाम, अपर मतलब अन्य नाम है, अपर नाम के साथ पूर्व पद की मुख्यता से नित्य समास पाते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है? तो इस समास में क्या विशेषता है? तो इस समास में अव्यय कहां पर होता है? पूर्व पद। पूर्व पद। इस समास में अव्यय जो है वो पूर्व पद में होता है, और विग्रह जो है कि विग्रह में अव्यय का उपयोग नहीं होता है। होता है अव्यय का उपयोग, उदाहरण के स्वरूप में इसमें अनम्मम, उसको छोड़ दीजिए, यहां पर आपको अव्यय एक दिखेगा। कौन सा अव्यय है? उप। ये उप अव्यय है। अब विग्रह में जब देखिए उप कहीं है? उप इतना में उप लिखा है कहीं? नहीं लिखा है, ठीक है? यहां पर आपको एक दिखेगा अनु, दूसरा अव्यय क्या है यहाँ पर? अनु। तो यहां पर देखिए कि इस विग्रह में कहीं भी अनु का प्रयोग किया गया है? नहीं।
क्योंकि अव्ययी भाव समास में अगर देखा जाए तो अव्ययी भाव समास में इससे विग्रह करते समय क्या नहीं होता है, तो विग्रह करते समय उपयोग इसका अवयव ये का उपयोग अव्यय नहीं का उपयोग नहीं होता है। तो फिर विग्रह करेंगे कैसे, प्रश्न आता है कि तो फिर विग्रह करे कैसे, तो उसके लिए यहां पर कहा गया है लेकिन उसी का अर्थ सूचित अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो बोला गया ना अपर नाम के साथ अन्य नाम के साथ, अव्यय का अन्य नाम के साथ यहां पर समास हुआ है, अव्यय का अन्य नाम के साथ समास हुआ है। लेकिन यहां पर क्या करना है कि उन्हीं का अर्थ सूचित करने वाला, जैसे यहां पर अभी अभी आपको दो अव्यय का अर्थ याद रखना है। कौन सा, एक उप और दूसरा अनु। ये जो दो अव्यय है इसका अर्थ आपको याद रखना है, किस समय किसका करना है। उप जो है उस समय क्या करना है, तो उप का अर्थ यहां पर समीप, समीप करना है, समीप, और अनु का अर्थ क्या करना है, पश्चात, पश्चात। पश्चात का मतलब पीछे, पीछे। ठीक है, क्या करना है, पश्चात का मतलब पीछे, और समीप का मतलब नजदीक, समीप जो होता है। तो ये दोनों अर्थ हमें देखना है। जब समीप अर्थ आता है तब कौन सा सामासिक पद बनाते समय तब किसका उपयोग करेंगे, उप का। उप, जब पश्चात अर्थ आता है तब सामासिक शब्द बनाते समय कौन सा अव्यय का प्रयोग करेंगे, अनु, अनु अव्यय का प्रयोग करेंगे। ये दोनों समास का यहाँ पर अर्थ लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया लेकिन उसी का अर्थ सूचित, ऐसे जो अर्थ होता है अव्यय का अर्थ होता है उसे सूचित करने वाले ऐसे शब्दों का, ऐसे अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब समासिक पद बनाए जाएं तब ये दोनों, अभी के लिए ये दोनों उप और अनु। ठीक है। तो तीसरा संपूर्ण समास, ये एक विशेषता है कि इसमें ये अव्ययी भाव समास, संपूर्ण समास वो नपुंसकलिंग में ही बनता है, कोई झंझट ही नहीं है। ना तो पुल्लिंग का याद रखना है, ना तो स्त्रीलिंग का याद रखना है, सिर्फ एकमात्र किसका याद रखना है इसमें, नपुंसकलिंग का ही होता है। और वो भी कौन से, एक वचन। नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। लेकिन उस समय अकारांत का नपुंसकलिंग एक वचन में क्या होता है, इकारांत का क्या होता है, उकारांत का क्या होता है, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। बाकी सब में अगर मौन लगाते तो फिर नहीं चलेगा ना। बारी शब्द है, मधु शब्द है, मधु शब्द कैसे है, नपुंसकलिंग कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग है ना। तो नपुंसकलिंग उसका प्रथमा एक वचन का रूप क्या होता है, ये मधुम होता है, नहीं, मधु, और जल शब्द का जलम, जलम, पुष्प का पुष्पम, ये सब तो बहुत अच्छी तरह से याद हो गया। अब आया कि बारी शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए इसका रूप क्या कर देंगे हम लोग, बारी, बारी की बारिम। हाँ, बारिम नहीं करना, क्योंकि बारिम वहां पर क्यों, क्योंकि वहां पर प्रत्यय जीरो दीर्घई ह्रस्वई है। जी गुरु जी। क्या याद रखना है, जीरो दीर्घई ह्रस्वई प्रत्यय याद रखिए, आराम से सब कुछ होते जाएगा। लेकिन अकारांत में क्या है, तो अकारांत में म दीर्घई और ह्रस्वई, इसलिए वहां पर प्रथमा एक वचन में म वाला होता था, इसलिए पुष्पम, जलम, सलिलम इत्यादि। जबकि वारी, मधु इत्यादि जो है, अश्रु, ये सारे क्या, ये नपुंसकलिंग है, इसीलिए इन सब का अर्थात ये समास क्या बोला गया, ये समास संपूर्ण समास ये नपुंसकलिंग एक वचन ही होता है। चाहे यहाँ पर द्विवचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, इसको कुछ नहीं करना है, किसमें करना है, एक वचन में ही करना है, नपुंसकलिंग एक वचन में ही करना है। ठीक है। उत्तर पद में अगर आकारांत हो तो उसको नपुंसकलिंग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, अ करना है। मान लीजिए दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग नाम हो और नपुंसकलिंग करना हो तो हाँ, उसमें दो नियम है कि क लगाकर
कमल की तरह रूप किया जा सकता है। दूसरा, दीर्घ को ह्रस्व करने के बाद ह्रस्व इकारांत जैसे किसकी तरह, बारी की तरह किया जा सकता है। ठीक है, वो तो उसी प्रकार व्यंजनांत कोई हो तो फिर किसकी तरह, जगत की तरह चलेगा। ठीक है, जो पूर्व में सीख चुके हैं वही है और कुछ नहीं। अकारांत तथा दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत हो तो उसका ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत करके भी किया जाता है, अथवा तो अंत में क लगाकर भी किया जा सकता है। ठीक है, अकारांत अव्ययीभाव समास, अकारांत अव्ययीभाव समास हो तो पंचमी विभक्ति जो है, पंचमी विभक्ति सिवाय आम का आम आदेश होता है। एक्चुअली ये नपुंसकलिंग एक वचन बोला ना, सब के सब एक वचन में होता है, लेकिन कहीं इसका रूप पंचमी विभक्ति का करना हो तब उसमें पंचमी विभक्ति का जो आत प्रत्यय है ना, बालात होता है कि नहीं। जी। बाला शब्द का पंचमी एक वचन क्या होता है, बालात होता है। जीना शब्द का पंचमी एक वचन क्या होता है, कमला। जीनात। जीना शब्द का जीनात होता है कि नहीं, होता है। देव शब्द का देवा। पुल्लिंग है। हाँ, ये सारे पुल्लिंग ही हो क्यों ना हो, पुल्लिंग हो कि नपुंसकलिंग हो, पंचमी में क्या फर्क पड़ता है, हाँ, एक ही होता है। एक ही रूप होता है ना। नपुंसकलिंग में जी। क्या था, प्रथमा द्वितीया में भी वही उसी में थोड़ा बहुत ही होता है, बाकी सब में वो उसी तरह से रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार वहां पर पंचमी विभक्ति का आम, बाकी सब में आम आदेश होता है, इसीलिए सब में आम 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 किया गया है। कहाँ, अकारांत में। किसमें, सब में आम आदेश नहीं करना है, किसमें, अकारांत में। इसीलिए कोई भी विभक्ति हो वो नपुंसकलिंग एक वचन की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन पंचमी विभक्ति हो तब उसका नहीं, तब वहां पर पंचमी विभक्ति में क्या करना है, आत आदेश भी किया जाता है। वो हम लोग मध्यमा में देखेंगे, वो अभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर समास के उदाहरण यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या क्या है, अनबम्बम, उपारी, अनुद्यानम, उपोलोकम, अमुनि, उपदेवम, अनुस्थरम, ये देख कर आइएगा। इसका विशेष हम लोग कल करेंगे और उसके जितने सारे उदाहरण है वो कल करेंगे। ठीक है, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम। गुरुजी नमो नमो नमः। नमः। आपकी तबीयत धन्यवाद। अच्छी हो जाए गुरुजी, सत्ता में रहना। गुरुजी आज लिंक नहीं आई, गुरुजी आज लिंक नहीं आई थी, लिंक नहीं आई थी, नहीं आई थी गुरुजी, 10 मिनट लेट ज्वाइन की इसकी। नहीं ओके आई थी ठीक है। गुरुजी, अब और अभी सुनील भाई है नहीं, थोड़ा सा वो अभी बाहर है तो ठीक शायद है। इसलिए होगा। चलिए हाँ मैं जी करवाता हूँ गुरुजी। कुछ। हाँ ठीक है, आज ही भेज दें, ऐसे ऐसे मैं करवाता हूँ कि आज ही लिंक भेज दें। हाँ जी जी। चलिए ठीक है, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।